अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन सिद्दीकी और आज मैं अपने लिए टॉपिक ये लेकर आया हूँ कि बिज़नेस एथिक्स और पोटेंशियल दराज का क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ बातें करेंगे इस तरीके से कि इन्वेस्टर्स की किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए दराज के लिए, एज अ वीए क्या अप्रोच होनी चाहिए दराज के लिए, दोनों किस तरीके से एक डील क्रिएट कर सकते हैं और दराज का इट्सेल्फ पोटेंशियल क्या है कि आप किस तरीके से कोई डील क्रिएट करके एक घोड़े को हायर करके अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। दिस गाइड इज राइट नाउ इज स्पेसिफिकली फॉर द इन्वेस्टर्स। ये तो मैं आपको बताता चलूँ कि दराज आपकी किचन इनकम अभी सॉल्व नहीं कर सकता। अभी बहुत टाइम है दराज को अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। दराज पे बहुत सी चीज़ें अभी लैक करती हैं, बहुत सी चीज़ें उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से होगी। बट इस वजह से हमारा रूल ये है कि हम छोटी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम की प्रोडक्ट पे काम करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम लग रही है। जहाँ अमेज़न के ऊपर $35,000 से $45,000 की इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे 2 लाख रुपए, दैट्स रफली अराउंड $1,200 के करीब में बिजनेस स्टार्ट हो जा रहा है। तो इनफैक्ट अगर अमेज़न के ऊपर आप होलसेल भी स्टार्ट करते हो तो वो भी अराउंड $3,000 तक आपका ले लेता है। ये दराज है, दराज के ऊपर आप बहुत मुश्किल से किचन इनकम सॉल्व कर सकेंगे। या तो आपकी किचन इनकम ही बहुत छोटी हो, फॉर इंस्टेंस आपको 12-15 हज़ार रुपये के अंदर आपकी किचन सॉल्व हो जाती है, तो फिर समझ भी आता है। लेकिन आपके पास उस वक्त फिर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जितनी दराज के लिए चाहिए। उसके अलावा ये बात करते हैं कि भाई हु कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑन दराज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दराज जो है वो किचन इनकम तो सॉल्व नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक एज अ पैसिव इनकम भाई साइड एज अ साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एज अ तो दराज के ऊपर कौन काम करे? वो जिनका कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा हो, फॉर इंस्टेंस अमेजोन पे चल रहा हो या शॉपिफाई पे चल रहा हो या होलसेल का बिजनेस चल रहा हो, और उसके बाद वो लोग चाह रहे हैं कि यार अच्छा मैं पैसिव पीएल स्टार्ट कर लेता हूँ, एक छोटी अमाउंट के साथ पीएल स्टार्ट कर लेता हूँ, और अम, कोई 6 से 8 महीने के बाद मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अच्छा प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे हमारे अकाउंट का, एंड देन हम फ्लिप कर लेंगे, उस वक्त पैसे बन जाएंगे। लेकिन ये तो 6 से 8 महीने का टाइम है, इसके अंदर पैसे वगैरह कुछ भी नहीं बन रहे होंगे। आप अगर पैसे कमा भी रहे होगे तो आप वापस इन्वेंट्री के अंदर इन्वॉल्व कर रहे होगे। फिर उसके बाद एक वक्त आएगा, कुछ 6 से 8 महीने बाद वो वक्त आएगा जिस वक्त आपके कोई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा। हम 2 महीने उसको रन करेंगे और फ्लिप कर देंगे। तो जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा है कि 2 लाख रुपए ज़रूरी हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि 2 लाख रुपए किस तरीके से ज़रूरी हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि हमने बात की कि 3 SKUs हमें चाहिए चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि 40,000 रुपये का आपका एक लॉन्च हो रही है एक प्रोडक्ट की, जिसके अंदर हम ब्लीडिंग भी कॉस्ट कर रहे हैं, हम पैकेजिंग भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और इन्वेंट्री बाइंग भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने 40,000 रुपये एक के लगाए, अगर ये 3 प्रोडक्ट्स होती हैं तो 1,20,000 रुपये ये हो जाता है। हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करानी है, लोगो भी कराना है, पैकेजिंग चेंज भी करानी है, तो हम 15 से 20 हज़ार रुपये इसके भी रख लेते हैं। अब होगा 1,40,000 रुपये। और अब हम सोचते हैं अब हमें ट्रेडमार्क भी कराना है। ट्रेडमार्क है 45,000 रुपीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हो गए आपके रफली अराउंड 2 लाख रुपए का करीब। अच्छा, इसके अंदर वीए के एक्सपेंसेस शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वीए के तो आप डील उससे बनाओगे। आप वीए से आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, क्या उसके साथ आप मंथली के ऊपर जाते हो या प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जाते हो, वो आपकी डीलिंग है। बट 2 लाख रुपए तो स्पेसिफिकली आपके सिर्फ इस बिजनेस को रन करने में, स्टैब्लिश करने में लग जाएंगे। मैंने ग्रुप पे ये भी चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं 15,000 रुपये के अंदर दराज का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 20,000 रुपये के अंदर दराज का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। हो जाएगा। कैसे होगा? आप टीएम नहीं कराओगे, टीएम नहीं कराओगे आपकी लिस्टिंग कॉपी हो जाएगी, लिस्टिंग कॉपी हो गई तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है, फंस गए आप। अब दराज से आप लड़ भी नहीं सकते, आप दराज मॉल पे नहीं जा सकते, ये एक मसला हो गया। अच्छा चले, हम हो सकता लोग कुछ लोग तो कहते हैं कि आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए दराज के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो कैसे? हम प्रोडक्ट लेस करेंगे, होलसेल मार्केट जाएंगे, वहाँ से सामान उठाएंगे, दे देंगे। वहाँ कल ऑर्डर आएगा, कल जाएंगे सामान उठाएंगे, दे देंगे। परसों ऑर्डर आएगा, फिर सामान उठाएंगे, फिर दे देंगे। यही तो हमने नहीं करना है। यही तो पुरानी मेंटल अप्रोच थी पाकिस्तान के अंदर दराज के रिलेटेड। हमने काम करना है ऑटोमेशन के ऊपर, हमें डिस्पैचिंग चाहिए दराज के थ्रू, एफबीडी के थ्रू। जब
हमारा काम सिर्फ इतना हो कि ऑर्डर्स आते रहें, ऑर्डर्स इंक्रीज करें, हम ऑर्डर्स आते रहें, दराज उसको डिस्पैच करते रहे, रिटर्न वगैरह सब कुछ वो देखे, पैकिंग भी दराज देखे। तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री बाय करनी होगी, क्योंकि एफबीडी के अंदर रखवाना है आपको, कम से कम भी 100-200 यूनिट इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी दराज दराज के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब आप वो इन्वेंट्री बाय करोगे, आप दराज को जाके वो इन्वेंट्री दोगे, इन्वेंट्री देने के बाद वो डिस्पैचिंग करेगा, उसकी तो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं ना आप। 40,000 रुपये बता तो दिया आपको, 40,000 रुपये के आपको रफ रफ एस्टिमेट, छोटी प्रोडक्ट में 40,000 रुपये के अंदर आप रैंक कर जाओगे रफली। कहा जाता है कि 20 से 25 हज़ार रुपये की आप इन्वेंट्री बाय करोगे, उसके बाद उसके 5 से 10 हज़ार रुपये आपकी ब्लीडिंग के अंदर लग जाएंगे, थोड़े से पैसे फोटोग्राफी के अंदर लग जाएंगे, शायद आपको अगर प्लास्टिक बैग के अंदर प्रोडक्ट है तो आप लोगों का स्टिकर चिपका देंगे उसके ऊपर। इस लिहाज से थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन समझिए कि 2 लाख रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट किस तरह हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग अप्रोच करते हैं मुझे, वो ये कहते हैं कि दराज का बिजनेस वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं 1 लाख रुपए के अंदर। मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ, वो ये कि आपकी एक प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँगा और एक ही आपका टीएम कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, 40,000 रुपये की एक प्रोडक्ट हो रही है, 45,000 रुपीज़ का आपका ट्रेडमार्क हो रहा है, आपके पास बचते कितने, 15,000 रुपये। वो वीए की सैलरी में चले जाएंगे या वीए के टास्क के ऊपर चले जाएंगे, वीए की पेमेंट्स के ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि 2 लाख रुपए में जाए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस एज्यूम भी कर लेते हैं कि यार 1 लाख रुपए के अंदर मैं टीएम नहीं कराता और 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एन एजम्पशन। वही बात हो गई, एक तो आपकी लिस्टिंग कॉपी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये कि आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा गोल ये है 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री हो, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की सेल्स हो, 1 लाख रुपए हमें प्रॉफिट आ रहा हो और हम अकाउंट फ्लिप कर लें। अब आप 1 लाख को पहले 2 लाख करोगे, प्रॉफिट आएगा, फिर पुट करोगे, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर पुट करोगे, फिर उसको 2 लाख करोगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको 3 लाख करोगे, फिर जाके आप फ्लिप कर सकोगे। ये जो 8 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, वो ये चला जाएगा 2 साल के ऊपर। इतना टाइम थोड़ी लगाना है हमने इस बिजनेस के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने ग्रुप के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर्स को देखा है, वो ये कहते हैं कि कोई भी वीए जो है वो इक्विटी शेयरिंग के ऊपर काम नहीं करना चाहता। जनाब, आप लोग के लिए एक बात है, वो ये कि अ, आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, आज 1 महीना लगेगा, 7 दिन से 15 दिन लगते हैं टोटल प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि 7 दिन की हम ट्रैक करते हैं, अगर उस ट्रैक रिपोर्ट हमारी अच्छी नहीं आती है तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, उसके नेक्स्ट 7 दिन लग जाते हैं, एक वक्त में हम 10-15 प्रोडक्ट्स ट्रैक कर रहे होते हैं। आपकी 3 प्रोडक्ट्स तो सेलेक्ट हो ही जाएंगी 15 से 20 दिन के अंदर, मिनिमम मिनिमम हो सकता है 7 दिन के अंदर भी हो जाए। फिर आप 15 से 20 दिन का बफर टाइम रख लेते हैं सोर्सिंग का। इसके अंदर आप सोर्सिंग आती है, आप इन्वेंट्री प्लानिंग करते हो, आप इन्वेंट्री बाय करते हो, आप मुख्तलिफ जगहों से इन्वेंट्री अपने पास मंगवाने की कोशिश करते हो, आप पैकेजिंग चेंज करते हो उसकी, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराते हो। चलें, ये भी 20 दिन हो गए, पहले 20 दिन, अगले 20 दिन, 40 दिन ये हो गए। अब आ गई बात लॉन्चिंग और रैंकिंग की। इसके अंदर रफली अराउंड 20 दिन से 1 महीना लग जाता है, जिसमें आप लॉन्च करते हो, 10 दिन का गिव अवे पीरियड होता है, उसके बाद आप उसको सोशल मीडिया एड्स चलाते हो, फिर 1 महीने बाद आपकी लिस्टिंग स्टेबल होती है, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। 2 महीने हो गए पूरे। इस 2 महीने तक वीए ने अभी तक क्या कमाया? आप उसके लिए भी तो सोचिए, आप उसका भी तो सोचिए कि भाई वो इतनी मेहनत कर रहा है, आपके लिए 2 महीने काम कर रहा है, और आप तो उससे इन अदर टर्म्स फ्री में काम करा रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं, मैं फ्री में नहीं करा रहा, मैं तो उसको इक्विटी दे रहा हूँ। कितनी इक्विटी दे रहे हैं? 10%, 20%, हद से हद 30%। उसको क्या मिलेगा? फॉर इंस्टेंस 3 महीने, 2 महीने की और रैंकिंग और सारी स्टेजेस के बाद आपको अगले महीने 20,000 रुपये का प्रॉफिट आता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पशन, 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट आता है, 30% उसका कितना हुआ? 6,000 रुपये। 3 महीने की मेहनत के 6,000 रुपये मिलेंगे उसको। जनाब, इस लिहाज से भी तो सोचिए थोड़ा सा। अब हम प्रेफर ये करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर पेमेंट्स लीजिए। आप लोग एज एन इन्वेस्टर भी यही ख्याल रखिए कि प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर ही पेमेंट्स करें, मंथली सैलरी वगैरह का कॉन्सेप्ट छोड़ दें। ये पाकिस्तानी मेंटालिटी मंथली सैलरी के ऊपर रहती है, मंथली सैलरी के ऊपर अब काम अच्छे नहीं होते। आपको वो अगर वीए जो है वो आपको एज एन एक इन्वेस्टर ले रहा है, ऐसे 5 इन्वेस्टर वो और ले रहा होगा अपनी अपनी किचन इनकम सॉल्व करने के लिए, किसी एक का काम ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आउटपुट नहीं रहेगी। उससे बेहतर ये है कि आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करें। एक प्रोजेक्ट होता है हंटिंग, फिर सोर्सिंग, फिर लॉन्चिंग, रैंकिंग और फिर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट बेसिस का आप इवेल्युएशन करें एंड उसके बाद उसको
प्रोसीड करें। इसलिए अब जाके मैं भी इक्विटी बेसिस के ऊपर प्रेफर नहीं करता, कि किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि इक्विटी शेयरिंग इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन। अच्छा, अमेजोन पे इक्विटी बहुत अच्छी लगती है, क्यों? 35,000 का बिजनेस हो रहा है, $35,000 का बिजनेस हो रहा है। $1,000 भी अगर महीने का प्रॉफिट आता है तो 10% इक्विटी के मुताबिक वो $100 होते हैं। वो $100 आपका बन जाते हैं पाकिस्तानी अभी करंटली कोई 16,000 से 17,000 रुपये के दरमियान। वो फिर अच्छे हैं, क्योंकि उस वक्त आपको 2 घंटे लग रहे हैं, एक वीए को उसके अंदर 2 घंटे लग रहे हैं। इक्विटी के ऊपर आपके $100 आपकी पेमेंट आ गई है, शेयरिंग के ऊपर आपका अगर बिजनेस भी फ्लिप होता है तो उस एज अ वीए बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। दराज पे क्या मिल रहा है? 8 महीने की मेहनत के बाद अगर वो आपका बिजनेस 20 लाख रुपए का सेल होता है, तो जाके उस बंदे को मेहनत के पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम की थोड़ी तो वैल्यू क्रिएट कीजिए। एज एन इन्वेस्टर आप क्रिएट करेंगे तो एज अ वीए वो भी क्रिएट करेगा। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं कि किस तरीके से वीए को हंट करना है, आपको दराज के वीए पे के लिए फाइवर या अपवर्क पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप हैज़ द पोटेंशियल फॉर इट। आप आइए दराज का टैग सर्च कीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन बंदा इस प्रोजेक्ट के ऊपर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वो नहीं जो वीबीसी से जो कुछ भी सीख रहा है वही जाके पोस्ट कर रहा है, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं है। उसने वीबीसी देख लिया एंड अब वो कह रहा है कि भाई मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, और उसने वही चीज़ें पोस्ट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल शायद ग्रुप के ऊपर तो वो पोस्ट अप्रूव ही ना हो, क्योंकि ग्रुप का एक रोल है वीबीसी की किस पॉइंट्स शेयर नहीं किए जाएंगे। आप ये देखिए कि कौन एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा है, कौन एक्स्ट्रा मेथड्स निकाल रहा है इस बिज़नेस को रन करने के लिए, कौन अपनी अपनी मेंटल अप्रोच, मेंटल कैपेबिलिटी के साथ कुछ नई बात, नई इनोवेशन लेकर आ रहा है इस बिज़नेस के अंदर। वो बंदा यकीनन एक्सपीरियंस है, तभी वो कुछ ना कुछ नई बात कर रहा है। गो फॉर दैट। आप लोगों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पोस्ट पढ़ते रहिए, कौन क्या सवाल पूछ रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, आपको अपना वीए मिल जाएगा। अच्छा, फॉर इंस्टेंस आपको ये मिल गया, अब आप करें क्या? आप जाइए उसके पास, उसको बोलिए कि अच्छा ना मुझे करंट अकाउंट के स्टैट्स दिखाओ। अकाउंट के स्टैट्स जब वो दिखा रहा होगा उसमें डेट्स वगैरह मेंशन होती हैं। अगर वो आपके रीजनेबल प्रोजेक्शन के ऊपर है, गो फॉर इट। आप उससे डील क्रिएट कीजिए और आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं फॉर आर वी एस, स्पेसिफिकली वी एस से मुखातिब होता हूँ इस वक्त। जनाब, आप लोग जो है ना ग्रुप के ऊपर अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कीजिए। आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, कुछ जितना भी आपके अच्छे स्टैट्स क्यों ना हो, जब तक आपकी ग्रुप पे विजिबिलिटी नहीं होगी, जब तक आप ग्रुप को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टर्स लेकर आ ही नहीं सकते। आप एक पोस्ट करके तो देखिए। आप ये पोस्ट कीजिए कि अभी मेरा अकाउंट के स्टैट्स इतने हैं। आपको 10 लोग इनबॉक्स में आ जाएंगे, जिसमें से 3 इन्वेस्टर्स आपके साथ हो सकता है ऑन बोर्ड हो जाए। अच्छा, आपने करना क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के स्टैट्स पुटअप नहीं करने, क्योंकि अकाउंट के स्टैट्स भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। फोटोशॉप तो सबको आता है, ग्राफिक डिज़ाइनर सबके दोस्त होते हैं। आपने करना क्या है? आपने उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा। अगर कोई चीज़ आपने लर्न की है तो किस तरीके से लर्न की है, क्या उसका अफेक्ट आया है, क्या उससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तब भी आप बताइए, अगर हुआ है तब भी आप बताइए। इससे, जैसे कि अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया, इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि भाई ये बंदा मेहनती है और ये काम करता है, इसको काम करना आता है। अगले को आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। अगर वो पूछता है कि क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हें ये नहीं बताना पड़ेगा आपको कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ ये रेफर कर सकते हैं कि आप जाके मेरी पोस्ट पढ़ लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे एक्सपीरियंस कितना है। वीबीसी से कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। वीबीसी के अंदर जो चीज़ बातें बताई जाती हैं वो आप लोगों को सिखाने के लिए बताई जाती हैं। वो सब सीख रहे हैं, आप अकेले नहीं, पूरी पूरी कम्युनिटी सीख रही है। आप हमेशा पोस्ट कुछ ऐसी करें जो वीबीसी के अंदर ना हो, जो आपने लर्न किया हो अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से। अब आते हैं पेमेंट्स टर्म के ऊपर। पेमेंट टर्म जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, मंथली पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें। मंथली पेमेंट का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आप 3 इन्वेस्टर्स ले लेंगे, 4 इन्वेस्टर्स ले लेंगे, आपके घंटे बिक जाएंगे, आपकी शायद हो सकता है पेमेंट्स पूरी ना हो रही हो। आप उसके बाद एक्स्ट्रा इन्वेस्टर्स लेंगे, आपकी काम काम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आप किसी का काम कर रहे होंगे अच्छा, किसी का काम अच्छा नहीं कर रहे होंगे। अब हम
प्रेफर करते हैं प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर काम करें। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हंटिंग है, सोर्सिंग है, लॉन्चिंग है, रैंकिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, कीवर्ड स्टेजेस, अपना एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है। इन सब चीज़ों के प्रोजेक्ट बेसिस पे आप पेमेंट्स चार्ज कर सकते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कुछ और फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं। फॉर इंस्टेंस आप एफबीएम भी कर सकते हैं। आपके पास अगर होलसेलर्स हैं तो वो एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं कि मैं आपके लिए होलसेल, जस्ट फॉर इंस्टेंस आप एक ग्रुप के ऊपर ही अपनी एक गिग बना लो। गिग कैसे बनेगी, आप एक पोस्ट कर लो, आप उसके अंदर पोस्ट ये कर लें कि भाई मेरे पास होलसेलर्स हैं और मेरे पास इतनी इतनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपको कोई चीज़ होलसेल रेट पे चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उसके पैसे भी चार्ज कर सकते हो। अपनी पेमेंट टर्म्स खुद डिसाइड कीजिए, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप एक प्रोजेक्ट के 20-25 हज़ार रुपये भी ले सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक प्रोजेक्ट के 3-4 हज़ार रुपये भी ले सकते हैं। It all depends upon the experience and how much creative you are and how much good pitching skills you have. Pitch perfect for दराज का यही मकसद है। आप इन्वेस्टर को समझाओ, आप उनको समझाओ कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। आपको ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स मिलेंगे जिनको कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी। उनको आप ये बोल दो एक दफ़ा कि मैं आपके पैसे डुबा सकता हूँ, वो डर जाएंगे। आप उनको समझाएं कि ये बिज़नेस किस तरीके से चलता है, ये बिज़नेस होता किस तरीके से, कितना इसका रिस्क फैक्टर है, आपकी पिछली सक्सेस स्टोरीज कितनी है, आपके करंट अकाउंट स्टैट्स कितने हैं। अगले वाले को आप समझाएंगे, वही तो आपका इन्वेस्टर बनेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, फॉर इंस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, आप ग्रुप पे जाएं। जैसे कि अभी आपने वी एज हंट करते हैं, आप एज अ वी ए भी किसी वीए को हंट करें, उससे बोले कि भाई आई वांट टू जॉइन योर टीम, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए लेकिन मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। वो आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा देगा, सोर्सिंग पे लगा देगा, लॉन्च रैंक पे लगा देगा। एक प्रोडक्ट की भी आपको लॉन्चिंग का एक्सपीरियंस हो गया, अगले को आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर वो कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, आपके पास उसका जवाब मौजूद होगा। आप आप उसको समझा सकोगे कि भाई ये काम इस तरीके से हो रहा है। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप चले जाइए इक्विटी बेसिस के ऊपर, कोई रोक थोड़ी रहा है। आप चले जाइए इक्विटी बेसिस के ऊपर, आप जाइए उसको बोलिए कि मैं इक्विटी पे काम करूंगा, कोई बात नहीं 10% इक्विटी पे काम करूंगा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगले वाले को आपने किसी तरीके से समझा लिया है सब चीज़ें, नहीं भी बताया अगर कि एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, आपने बताया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और फिर भी इक्विटी बेसिस पे चले गए, चले जाइए आप और और उसके पैसों पे एक्सपीरियंस गेन कीजिए। यही तो ये कम्युनिटी भी सिखाती है, अगले के पैसों के ऊपर एक्सपीरियंस गेन किस तरीके से करना है। आप उसको बोलें कि मैं आपका बिजनेस रन करूंगा, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। उसकी आप लॉन्चिंग करें, एक्सपीरियंस करें, वीबीसी देखिए और उससे सब चीज़ें सीखिए किस तरीके से लॉन्चिंग हो रही है और उसके अकाउंट स्टैट्स अच्छे बिल्डअप करें। अब आपको एक्सपीरियंस आ गया, पहला वाला इन्वेस्टर तो आपको पैसे इतने बना के नहीं देगा, लेकिन अगले वाले से आप पैसे बना सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सनी भाई बात करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका $1 बन जाना चाहिए। मैक्सिमम 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपका पहला डॉलर बन जाना चाहिए। अगर आपका नहीं बना 1 साल के अंदर पहला डॉलर, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच ये कि मेक श्योर यू बाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, मेक इट श्योर। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा, उसके अंदर सारी पेमेंट टर्म्स लिखी हुई होंगी, उसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखी हुई होंगी, उसके अंदर टर्मिनेशन लिखी हुई होगी, कौन सी बेसिस के ऊपर टर्मिनेट होगा। आप गूगल कर लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनते हैं, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप कीजिए, आप उसके ऊपर एनआईसी डिटेल्स डालिए, अपने इन्वेस्टर की अपनी एनआईसी डिटेल्स डालिए। आप अगर सेम शहर में हैं तो साथ मिलके एक दफ़ा उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लीजिए। अगर नहीं है तो आप उसको प्रिंट कीजिए, साइन कीजिए, स्कैन करके अपने इन्वेस्टर को सेंड कीजिए। वो प्रिंट करेगा, स्कैन करेगा, साइन करेगा और आपको वापस सेंड कर देगा। आप अच्छा, इसके साथ साथ आपने अपनी एनआईसी की तस्वीर भी उसको देनी है और उसकी एनआईसी की तस्वीर भी आपने ले लेनी है। इस लिहाज से दोनों के पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके अंदर दोनों की एनआईसी की तस्वीर है। अब आप काम शुरू कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले से कभी काम शुरू नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आप काम करके दे दोगे, अगर वो भाग गया तो, आपका वीए भाग गया तो, या आपका इन्वेस्टर भाग गया तो काम लेके। कॉन्ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम अपवर्क के ऊपर भी जाते हैं तो हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अपवर्क का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है या कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट नहीं होता है तो आपका काम स्टार्ट नहीं होता है।
फॉर फर्दर रेफरेंस आप वीवीसी के अंदर वीए के कोर्स में जाइए और सोहेल तारक भाई की बिजनेस एथिक्स की भी एक वीडियो देखिए, you'll get to know a lot of things. अच्छा, अब बात करते हैं 50% एडवांस पेमेंट जो मैंने लिखी है। मुझे ये टर्म्स पसंद है। वो इस तरीके से पसंद है कि फॉर इंस्टेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट बाइंड नहीं हुआ है तो अगले वाले को आप हम एज एन इन्वेस्टर अगले वाले को कह दें कि ओके फाइन, 6,000 रुपये का प्रोजेक्ट है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 6,000 रुपये का प्रोजेक्ट है, 3,000 रुपये मैं अभी दे रहा हूँ, 3,000 रुपये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूंगा। अब जब आप एज एन इन्वेस्टर वीए को पैसे देते हो, उसके पास एक चार्म नज़र आता है, उसको नज़र आता है कि भाई मेरे पैसे आना शुरू हो गए हैं, उसका पेट भरना शुरू हो जाता है, वो आपके लिए दिल से काम करता है। आपने अगले का दिल ही तो जीतना है, अब आप अपने कामों से तो जीतोगे। अगर फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक और पॉलिसी भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कीजिए, वो ये कि अगर काम अप टू मार्क नहीं हुआ, ये काम नहीं हो पाया, तो वीए वो पैसे रिटर्न करेगा, लाजमी है, रिटर्न करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया, आप सोहेल भाई की वीडियो देखिए रिगार्डिंग बिजनेस एथिक्स इन वीए वीबीसी, वरना ये रूल वैसे पूरी दुनिया में होता है। अगर आप जाएं तो अमेज़ॉन के ऊपर भी रिटर्न पॉलिसी का अगर देखें तो 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है चेंज ऑफ माइंड की। मतलब मैंने यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे फिर भी पसंद नहीं आया तो 30 दिन बाद भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ और अमेज़ॉन भी मुझे पैसे दे देगा। दराज की भी सिमिलर रिटर्न पॉलिसी है। अगर मुझे 1 हफ्ते तक प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, या फॉर इंस्टेंस दराज मॉल का मैं सेलर हूँ, दराज मॉल से मैंने प्रोडक्ट बाय किया और 14 डेज़ तक मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, तो भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ। आप एज अ सेलर इस बात को पहचानिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप ये पॉइंट अगले वाले को पिच करते हैं ना कि भाई अगर मेरा काम पसंद नहीं आया, एज अ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, अगला वाला खुश हो जाता है कि ओके फाइन, मेरे पैसे डूब नहीं रहे। अगर ये काम मेरा नहीं होता है या मुझे पसंद नहीं आता है तो मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये रूल आप लोगों ने सब ने क्रिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैंडेटरी रूल है। अब बात करते हैं स्केड्यूलिंग अ मीटिंग की। स्केड्यूलिंग अ मीटिंग ये है कि अगर आप सिमिलर शहर में रह रहे हो, फॉर इंस्टेंस मैं कराची में रहता हूँ, या मुझे कोई अप्रोच करता है कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट कराना है, तो आप उससे एक मीटिंग स्केड्यूल करें, आप उससे मिलें। मिलने से होगा ये कि आप उसकी मेंटल अप्रोच पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे कि क्या वो बिल्ली है, मतलब बिल्ली एज इन वो बंदा है जिसको पैसे डुबाने का गुर्दा नहीं है, या फिर वो बड़े गुर्दे वाला बंदा है। जैसे कि हमने भी बताया कि दराज के ऊपर दराज में एज एन इन्वेस्टर आपने जाना सिर्फ वही उन्हीं लोगों ने जो साइड का एक बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो और उससे उनको किचन का फर्क नहीं पड़ रहा हो। तो आप जब मीटिंग करते हो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। आप ये देखते हो कि यार क्या मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, क्या मैं केपेबल हूँ जो ये चाहता है। अगर आप सेम शहर के नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन मीटिंग कर लें, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, आप स्काइप पे कर लें, आप जूम पे कर लें, अब तो बहुत सारे फीचर्स आ गए। लेकिन आप उनसे बात करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले बात करना लाजमी है। इससे एज एन इन्वेस्टर आप वीए को पहचान सकोगे और एज अ वीए आप इन्वेस्टर को पहचान सकोगे। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं जो दराज का बिजनेस या दराज के लिए स्टार्ट करने से पहले आपको दिमाग में रखना है, लाजमी रखना है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि दराज के ऊपर पोटेंशियल कितना है। तो जैसे कि सनी भाई ने हमें कहा है कि हम मिनिमम 3 एसकेयूज़ के अंदर काम करेंगे, वो उसका एक और रीज़न ये भी है कि जब तक आपके पास 3 एसकेयूज़ नहीं होते हैं तो दराज आपको कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने नहीं देता, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो सेलर पिक्स में पार्टिसिपेट करने नहीं देता। तो आपने 3 एसकेयू रखने ही रखने, मिनिमम 3 एसकेयू रखने। मैक्सिमम आप 4 एसकेयू रखेंगे। 4 एसकेयू क्यों? क्योंकि 4 एसकेयू जब आप एफबीडी कराएंगे, उनको इन्वेंट्री मैनेज करने के अंदर आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। एक खत्म हो रहा है, उसकी इन्वेंट्री बाय की, एफबीडी पहुंचाई, एक दूसरा खत्म हो रहा है, उसकी इन्वेंट्री बाय की, एफबीडी पहुंचाई, इस लिहाज से आप चारों को करते रहेंगे, आपके घंटे कंज्यूम हो रहे होंगे। हमारा तो बिजनेस ही ऑटोमेशन के ऊपर हो रहा है। तो आपके मैक्सिमम 4 एसक्यू होने चाहिए। अच्छा, इसमें लोग कहते हैं कि हम 3 लाख रुपए के रेवेन्यू के ऊपर नहीं पहुंच सकते अगर हमारे पास 4 एसक्यू हो और प्राइस हमारी 400 रुपीज़ से कम हो। तो भाई जब मैं आपको बता देता हूँ, हम वेरी हाई वॉल्यूम नीश के अंदर काम करेंगे। वो नीश जिसका टॉप सेलर 50 से ज़्यादा यूनिट सेल कर रहा हो। कैसे पता चलेगा सेल कर रहा है? वो हमने पीछे ट्रैकिंग मेथड के अंदर देख लिया है। सून इनफ टूल्स भी आ जाएंगे दराज के, अभी हो सकता है कि बनने के स्टेज के अंदर हो, आ जाएंगे।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वेरी हाई वॉल्यूम नीश के अंदर काम करेंगे। इससे होगा ये कि हमारा डेली जो टारगेट है 10,000 रुपीज़ डेली रेवेन्यू का, वो मैच हो जाएगा, विच मीन्स 30 डे के अंदर हम 3 लाख रुपीज़ रेवेन्यू पे पहुंच जाएंगे, जिसमें 33% प्रॉफिट होगा। 30% प्लस प्रॉफिट हुआ हमारा 100, इससे हो जाएगा 100,000 प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। FPT मस्ट है। FBD इसलिए मस्ट है, जैसे कि मैं हमारी सारी वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि हमें ऑटोमेशन चाहिए। ऑटोमेशन इज़ द की। हमारा पूरा दिन अगर पैकिंग के अंदर लग जाता है तो वो बिज़नेस वायबल नहीं है। हमारे घंटे ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, वो घंटे हम किसी और चीज़ के अंदर पुट करके उससे पैसे बना सकते हैं। हम कोई और चीज़ लर्न कर सकते हैं, हम BBC का नया कोर्स देख सकते हैं जिससे हम और पैसे कमा सकें। FBD तो मस्ट है। अगली वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि FBD हमने कब कराना है, लेकिन फ़िलहाल तक इतना ही। तो हमने चंद चीज़ें देखी। अप्रोच एज अ इन्वेस्टर किस तरीके से होना चाहिए, अप्रोच एज अ VA किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक दूसरे को बाउंड कर सकते हैं, और दराज का पोटेंशियल कितना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।